हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए आज हम तीसरा और चौथा प्रश्न करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है इसमें हम देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जबकि चौथा जो प्रश्न है इसमें हम देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले यदि बात करें, जो कि दूसरा प्रश्न था, तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ चुके हैं और इसके कौन कौन से नियम होते हैं इसको भी देख चुके हैं, वो भी नोट्स के साथ। तो आपने ये चीज़ तो अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए, तभी आप जाके देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य को समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर ये देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख लीजिए, तो स्टडी थोड़ी सी और इफेक्टिव हो जाएगी। आज हम बात करेंगे देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य की, और इसके बाद जो ये आंसर लिखा हुआ है इसी तरीके का आपको एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन समझ के लिखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें यदि देहली आवृत्ति की, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही एक टर्म है। तो कैसे इसका क्या महत्व है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई धातु का एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका कारण टेम्परेचर है। इसको हम लोगों ने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से समझा भी था। तो अभी केवल हम इतना सा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर यानी ऊपर से लेकर नीचे तक कई मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे क्या है, सब फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने परमाणु को छोड़कर बाहर चले गए हैं और ये अब अपने आप में स्वतंत्र गति कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और हर धातु में ये पाए ही जाते हैं। ठीक है, कोई भी चालक धातु होती है तो उसमें ये डेफिनेटली पाए जाते हैं और इन्हीं का कारण है, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट को प्रवाहित होने के लिए यानी धारा प्रवाहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो थ्योरी है वो कुछ इस तरीके से है कि जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस धातु से निकलने लगेंगे यानी कि उत्सर्जित होंगे, और जैसे ही प्रकाश इन पर आता है, मान लीजिए ये कोई दृश्य प्रकाश इन पर आ रहा है, तो यहाँ से फिर ये जो इस धातु के टुकड़े में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से उत्सर्जित होने लगते हैं। ये जो घटना है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसमें भी जो प्रकाश है इसका जो नेचर है वो देहली आवृत्ति से हम डिफाइन करने वाले हैं। क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रकाश आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे प्रकाश की भी एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, इसको आप उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई प्रकाश आया, मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है जिसकी आवृत्ति 2 है, कितनी है, 2 हर्ट्ज मान लीजिए। ठीक है, तो आवृत्ति तो आप समझते हैं कि जैसे कोई तरंग यहाँ से निकल रही है इस तरीके से, तो तरंग ये एक तरंग कहलाती है। इस पूरी तरंग का ये जो हिस्सा है इसे हम एक तरंग कहते हैं। तो अगर कोई निश्चित बिंदु यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु से जितनी तरंग 1 सेकंड में गुजरती हैं हम कहेंगे उस तरंग की आवृत्ति उतनी है। जैसे यहाँ हम खड़े हो गए, हमने देखा कि 1 सेकंड, हमने 1 सेकंड तक काउंट किया, इस बिंदु से 4 तरंग ऐसे ऐसी 4 गुजर गई, तो हमने कहा कि ये जो तरंग यहाँ से निकल रही है इसकी आवृत्ति 4 हर्ट्ज है। अब कोई दूसरी तरंग है इस बिंदु से, वो 100 बार गुजर गई, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवृत्ति का मतलब रफ्तार ही होता है कि कोई तरंग जितनी रफ्तार से गुजर रही है उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोई भी तरंग, कोई भी दृश्य प्रकाश जो है यहाँ पे आएगा और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, उसके लिए एक शर्त होती है। जैसे कोई तरंग यहाँ पे आई, उसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, काफ़ी कम है, तो इस तरंग ने इलेक्ट्रॉन को नहीं, ये तरंग जो है ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाई। इसके बाद एक और तरंग आई, मान लेते हैं इसकी आवृत्ति इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी इसकी रफ्तार इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लेते हैं 3 हर्ट्ज की है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाई। लेकिन इसके बाद अब ये जो तरंग आई है इसकी आवृत्ति 4 हर्ट्ज है मान लीजिए, तो 4 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है और इसने इलेक्ट्रॉन को निकालना प्रारंभ कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम से कम एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। तो ये एक निश्चित है
और न्यूनतम भी है, कम से कम भी है, क्योंकि 4 के बाद अब जितनी भी होंगी 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, ये सभी जो हैं तरंगें ये अब इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम हैं। लेकिन 4 से कम वाली जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। तो 4 क्या बन जाएगी, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, तो जिनसे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति और इसे ही हम कहते हैं देहली आवृत्ति। बस इतना सा है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, कि जब कोई प्रकाश किसी धातु सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना तभी संभव होगा जब प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो, ठीक है, या उसके बराबर हो। यानी 4 हो या 4 से अधिक हो, 5, 6, 7 हो। यदि 4 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का जो है अर्थ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है जो हमने नोट्स में लिखा है मिला लेते हैं एक बार, क्या इसी तरीके से है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति को हम यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं न्यू जीरो से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसका ये संकेत है। ठीक है, तो अब आंसर देख लेते हैं। जब किसी धातु तल पर प्रकाश आपतित होता है, यानी कि उस पर पड़ता है, आपतित होना मतलब उससे टकराना, तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम ना हो, अर्थात अधिक हो। कैसी हो, अधिक हो या इसके बराबर हो। अधिक होना चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ये न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया देहली आवृत्ति। अब बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देहली तरंगदैर्घ्य में आपने सबसे पहले तो आपको तरंगदैर्घ्य मालूम होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई एक सिंगल तरंग है, ये देखिए ये कोई तरंग है। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लेकिन हम सुविधा के लिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई तरंग है, ये तरंग है, तो 2 सुरंगों के बीच की दूरी हम बोल देते हैं तरंगदैर्घ्य, या 2 गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होती है कि किसी तरंग की लंबाई, उसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। इसे मीटर में नापा जाता है। ठीक है, अब तरंगदैर्घ्य से क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए जैसे कोई धातु का टुकड़ा है और अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से जो प्रकाश आपतित होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, एकदम अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 मीटर है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही। फिर यहाँ पे एक और आ रही है तरंग, इसकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लीजिए 3 मीटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल। लेकिन कोई इतनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की तरंग है, मान लीजिए उसकी 100 मीटर है, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर नहीं निकाल पा रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो 99 वाली तरंगदैर्घ्य है वहाँ तक 99 मीटर जो तरंगदैर्घ्य थी वहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम तरंगदैर्घ्य से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 99 से फिर 100 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी एनर्जी उतनी ही कम रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होती है ना, और जबकि गामा जो किरणें होती हैं, गामा जो तरंगें होती हैं, उनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई तरंग जो है जितनी लंबी होगी, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उसकी तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी उतनी ही कम होगी और वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही मतलब कि फोर्स नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होगा जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एक निश्चित तरंगदैर्घ्य से या निश्चित अधिकतम तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, यानी कि 99 मीटर निश्चित अधिकतम तरंगदैर्घ्य, इससे और अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निश्चित है, ठीक है, इतना ही अधिकतम चलेगा, इससे आगे नहीं चलेगा, तो इसे बोलेंगे निश्चित अधिकतम, निश्चित अधिकतम। ठीक है, तो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, निश्चित अधिकतम होनी चाहिए। तो ये जो है इसे हम लैम्डा 0 से भी प्रदर्शित करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य को। तो आइए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
जब किसी धातु तल पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यानी कि तभी संभव होगा जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एक निश्चित अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 से क्या हो, कम हो। जैसे 99 मीटर से हमने समझा, तो 99 मीटर एक निश्चित अधिकतम हो जाएगी, यानी कि 99 तक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, लेकिन उससे अधिक करोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे फिर। तो निश्चित अधिकतम से कम ही होना चाहिए, 99 से 98, 97, 90, 80, ये कम 70, ऐसी कम ही होनी चाहिए ताकि एनर्जी बरकरार रहे और इलेक्ट्रॉनों को धकेल सके। तो इस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य। यानी 99 मीटर वाले को क्या बोलेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन क्या है, तो इसके बाद का टॉपिक है। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप जो है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरे नोट्स एक से लेकर अभी तक जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे समय समय पर कई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और आप यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नोटिफिकेशन यदि आपको सबसे पहले चाहिए तो बस आपको सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो ऐप के लिए आपको 2 चीज़ें करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट तो आपको दे ही देता हूँ, तो अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो आप यहीं से पोस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और लिख लीजिए। ओके, तो अब हम कार्यफलन पढ़ते हैं। थैंक यू।